CRPC 1973, Act number 2 of 1974, chapter number 12, information to the पुलिस। पुलिस के पास जब इंफॉर्मेशन आएगी तो पुलिस उसे किस तरह से डील करेगा, पुलिस के पास में इन्वेस्टिगेशन की क्या क्या पावर्स हैं, उससे डील करता है चैप्टर नंबर 12। हम सब जानते हैं कि जब भी एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग की हम बात करते हैं तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग की 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहला होता है इन्वेस्टिगेशन, फिर होता है इंक्वायरी और फिर होता है ट्रायल। इन्वेस्टिगेशन को जो डिफाइन किया है, इन्वेस्टिगेशन हैव बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H, और इन्वेस्टिगेशन का मेन पर्पस, मेन मोटो, मेन ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है टू कलेक्ट एविडेंसेस। इन्वेस्टिगेशन के बाद में आता है इंक्वायरी, और इंक्वायरी का जो मेन पर्पस, मेन मोटो, मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू टेस्ट द वेरिसिटी ऑफ द केस। जो मामला कोर्ट के सामने आया है क्या वो सत्य है या नहीं है, क्या वो सही है या नहीं है, इस बात को चेक करना, उसकी सत्यता की जांच करना, यही आता है इंक्वायरी में। और फाइनली कोर्ट ही ट्रायल करती है, इंक्वायरी भी कोर्ट करती है, कोर्ट ही ट्रायल करती है, और ट्रायल का जो फाइनल कंक्लूजन आता है दैट रिजल्ट्स आइदर इन एक्विटल और कन्विक्शन ऑफ द विक्टिम, सॉरी, एक्विटल और कन्विक्शन और एक्विटल ऑफ द offender, not victim, that's slip of my tongue. Now हमने इस चैप्टर के सेक्शन 154 से लेकर सेक्शन 165A तक के ऑलरेडी, सॉरी 164A तक के हमने ऑलरेडी कल की क्लास में डिस्कस कर लिए थे, कल की क्लास तक में डिस्कस कर लिए थे, और वो सभी लेक्चर्स चैनल पे अवेलेबल हैं। आप जो भी कोई न्यू ज्वाइन हुए हैं या कल की क्लास मिस कर चुके हैं तो वो उसको चैनल पे जाके देख सकते हैं। शुरू करते हैं क्विक रिवीजन के साथ में। जब भी कभी किसी पुलिस ऑफिसर को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो डिसाइड करता है कि क्या ये इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सम ऑफेंस, किसी ऑफेंस के कमिट होने की जब इन्फॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस ऑफिसर डिसाइड करता है कि क्या ये कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो सेक्शन 154 के प्रोविजन अप्लाई होंगे टू रिकॉर्ड दैट इन्फॉर्मेशन, और अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो सेक्शन 155 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। एक बार रिकॉर्ड कर दिया उसके बाद में सेक्शन 156 पावर देता है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को, सेक्शन 156 पावर देता है टू इन्वेस्टिगेट फॉर द कॉग्निजेबल केस, और जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उसकी इन्वेस्टिगेशन की एक रिपोर्ट बनाएंगे। तो सेक्शन 1 और इन्वेस्टिगेशन जो करना है उसका प्रोसीजर हमें पता होना चाहिए। तो सेक्शन 157 स्पेसिफाई करता है कि जो इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा उस इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, और जब आपने इन्वेस्टिगेशन किया तो उस इन्वेस्टिगेशन की एक रिपोर्ट बनाएंगे। सेक्शन 158 में से इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट कैसे, कैसे और कहां सबमिट की जाएगी उसके बारे में सेक्शन 158 बताता है। और जैसे ही सेक्शन 158 में मैजिस्ट्रेट के पास में रिपोर्ट आएगी, सेक्शन 159 का यूज करते हुए मैजिस्ट्रेट उसे चेक करेगा, और अगर मैजिस्ट्रेट जरूरत समझेगा तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे सकता है। तो सेक्शन 159 में जो ऑर्डर दिए गए हैं इन्वेस्टिगेशन एंड प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के, वो किसने दिए हैं, वो मैजिस्ट्रेट ने दिए हैं। सेक्शन 156 में भी इन्वेस्टिगेशन हुआ था, लेकिन सेक्शन 156 का जो इन्वेस्टिगेशन था दैट वाज द इनहेरेंट पावर ऑफ द पुलिस ऑफिसर, और सेक्शन 159 में जो इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर हैं वो मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिए हैं फर्दर इंक्वायरी कंडक्ट करने के। जैसे ही एक पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर मिले, सेक्शन 160 में उसने विटनेसेस को कॉल किया, सेक्शन 161 में उनका विटनेसेस का एग्जामिनेशन किया, और एग्जामिनेशन करते समय ध्यान रखना है कोई इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस देना नहीं है, और उस विटनेस के जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं उन स्टेटमेंट्स के ऊपर विटनेस के सिग्नेचर भी जरूरी नहीं है। तो सेक्शन 162 बताता है दैट स्टेटमेंट्स नीड नॉट टू बी साइंड बाय द विटनेस, और सेक्शन 163 बताता है नो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस टू बी ऑफर्ड बाय द पुलिस ऑफिसर टू द विटनेस। एंड ऑल्सो सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट हैज टू बी रेड विद सेक्शन 163 ऑफ सीआरपीसी, बिकॉज दोनों सेम प्रोविजंस की बात करते हैं, इंड्यूसमेंट, थ्रेट एंड प्रॉमिस, ये सेम बातें करते हैं। सेक्शन 163 में तक हो गया। इसके बाद में सेक्शन 164 आता है जहां पे मैजिस्ट्रेट का रोल आता है। सेक्शन 164 में कन्फेशन एंड स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे। सेक्शन 164 में कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे मैजिस्ट्रेट के सामने। कौन से मैजिस्ट्रेट के सामने? अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, और अदर कोई एरिया है तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट।
कन्फेशन और स्टेटमेंट्स ऑफ रिकॉर्ड किए जाएंगे 164 में। जस्ट इसके बाद में सेक्शन 164A आता है। 164A जो 2005 के अमेंडमेंट के थ्रू उसे इंसर्ट किया गया था और वो डील करता है रिगार्डिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात याद रखने की है वो क्या है, दैट इज दिस मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप इज नॉट मैंडेटरी बट इट इज कंडीशनल। Without the free consent of the victim, the medical examination cannot be proceed. तो मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने से पहले उस विक्टिम की कंसेंट लेना ज़रूरी है। अगर विक्टिम इस बात के लिए मना कर देती है तो ये मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करवाया जाएगा। सेक्शन 164A तक के प्रोविजंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस क्लासेस में। कंटिन्यू करते हैं। ये चैप्टर नंबर 12 जिसमें टोटल मिला के 26 सेक्शन है, स्पेशल 26 का एक ये बंच है। सेक्शन 154 से लेकर 176 तक टोटल मिला के 26 सेक्शंस इसमें हैं, जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन 165 को, सर्च बाय द पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर सर्च करना चाह रहे हैं, किस बात की सर्च करेंगे? व्हेनेवर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, व्हेनेवर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और द पुलिस ऑफिसर making an investigation has reasonable grounds for believing that anything necessary for the purposes of an investigation into any offense which he is authorized to investigate may be found in any place। अगर ऐसा लगता है कि हम जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम अपने आप को पुलिस ऑफिसर समझें, अगर हमें ऐसा लगता है कि हम जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिस इन्वेस्टिगेशन के लिए हम ऑथराइज्ड भी हैं, उस इन्वेस्टिगेशन में के लिए कोई प्लेस विद इन द लिमिट्स ऑफ द पुलिस स्टेशन, हमें कोई प्लेस सर्च करने की ज़रूरत है तो, और विच ही इज़ अटैच्ड एंड दैट सच थिंग कैन नॉट in his opinion be otherwise obtained without undue delay, such officer may, after recording in writing the grounds of his belief and specifying in such writing, तो ऐसा सर्च करने से पहले उन्हें राइटिंग में वो मेंशन करने पड़ेंगे रीजंस के, उनको क्या वजह ऐसी लगी जिसकी वजह से वो सर्च करने जा रहे हैं। So far as possible, the thing for which search is to be made, search or cause search to be made for such thing in any place within the limits of such station। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कुछ जगह पे लिखा रहता है that is a person can search at any place in India, और कहीं पे लिखा हुआ है a person can search, a police officer can search within the local limits। तो ये ध्यान रखने की बात है, अगर कोई ऑफेंडर है, वो ऑफेंडर पुलिस कस्टडी से भाग निकलता है और जो पुलिस ऑफिसर उसके पास में उसका वारंट है, तो उस पुलिस ऑफिसर के पास में राइट होता है कि वो पूरे इंडिया में कहीं पे भी जाके उसको अरेस्ट कर सके अंडर द वारंट। लेकिन यहाँ बात आ रही सेक्शन 165 में किसी प्लेस को सर्च करने की फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे ये सिर्फ वही प्लेसेस को सर्च कर सकते हैं जो कि उनके लोकल लिमिट्स के जुरिस्डिक्शन के अंडर में आता है, यानी पुलिस स्टेशन का भी एक लिमिट होता है ना, तो उस लोकल लिमिट में जो आता है उसी को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट होल्ड कीजिए आप लोग। हाँ जी, तो बात ये हो रही थी कि सर्च तो कर सकेगा किसी प्लेस को, लेकिन वो प्लेस सिर्फ अपने लोकल लिमिट्स में ही होनी चाहिए, उसके पुलिस स्टेशन के लोकल लिमिट्स में ही होनी चाहिए। सेक्शन 165 डील कर रहा है सर्च बाय द पुलिस ऑफिसर, किसी भी प्लेस को सर्च करने का उसके पास में राइट होगा, लेकिन सर्च करने से पहले उसको रीजंस को राइटिंग में मेंशन करना पड़ेगा और प्लस अपने सिर्फ जुरिस्डिक्शन में ही वो सर्च कर पाएगा। सबसेक्शन 2 कहता है अ पुलिस ऑफिसर proceeding under subsection 1 shall if practicable conduct the search in person, यानी कि अपने किसी सबॉर्डिनेट को ना कह के अगर उसके लिए पॉसिबल है तो खुद ही जाके उस जगह को सर्च करे। ऐसा नहीं किसी अपने हवलदार को, किसी अपने कांस्टेबल को भेज दिया और सर्च करवा दिया। जहां तक पॉसिबल हो वो खुद ही उस प्लेस को अगर सर्च करेगा, सो दैट विल बी अ एप्रोप्रिएट थिंग। सबसेक्शन 3 कहता है इफ he is unable to conduct the search in person, और अगर उसके लिए
खुद ही जाके सर्च करना पॉसिबल नहीं है, एंड देयर इज नो अदर पर्सन कॉम्पिटेंट टू मेक द सर्च प्रेजेंट एट द टाइम, और उसके अलावा भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसको सर्च कर सके. ही मे अगेन आफ्टर रिकॉर्डिंग इन राइटिंग हिज रीजंस फॉर सो डूइंग रिक्वायर एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम. पहली बात तो क्या कहा है, सबसेक्शन 2 में कहा है कि जहां तक पॉसिबल हो वो खुद ही जाए और सर्च करे. लेकिन अगर उसका खुद का जाना पॉसिबल नहीं है और दूसरा कोई उसके इक्विवेलेंट कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं है, तो पहले तो रीजंस को रिकॉर्ड करे राइटिंग में कि क्यों वो खुद नहीं जा पा रहा है, और उसके बाद में एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम to make the search, and he shall deliver to such subordinate officer an order in writing specifying the place to be searched, and so far as possible the thing for which search is to be made. तो किसी भी अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर को वो राइटिंग में ऑर्डर दे सकता है, सिर्फ वर्बल ऑर्डर देने से सेंस नहीं है, राइटिंग में ऑर्डर दे सकता है कि आप इस जगह को जाके सर्च करें, और इस जगह को जाके किस चीज के लिए सर्च करना है. आपको सोने के कंगन ढूंढने हैं, आपको कोई ना मर्डर वेपन ढूंढना है, आपको जो भी चीज सर्च करनी है वो भी उसमें लिखा जाए. तो अपने किसी भी सबॉर्डिनेट ऑफिसर को वो राइटिंग में ऑर्डर दे सकता है सर्च करने के लिए प्लेस को, और प्लस किस चीज के लिए सर्च किया जाना है वो भी उसमें स्पेसिफाई करेगा. सबसेक्शन 4 कहता है द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड दैट इज सीआरपीसी 1973 एज टू सर्च वारंट्स एंड द जनरल प्रोविजंस एज टू सर्चेस contained in section 100 shall so far as may be apply to a search made under this section. तो यहाँ पे जो सर्च किया जा रहा है उस सर्च के लिए सेम वही प्रोविजंस अप्लाई होंगी जो हमने सेक्शन 100 में पढ़े थे. सर्च वारंट के अंडर में जब किसी प्लेस को सर्च करने के लिए जो सर्च वारंट इशू किया जाता है उसके लिए सेक्शन 100 हमने पढ़ा था. वही सारे प्रोविजंस के किस तरह से वो उस प्लेस में एंटर होगा, कैसे वहाँ पे सर्च करेगा, उसका कैसा वो पूरा रिपोर्ट वगैरह प्रिपेयर करेगा, वो सारे प्रोविजंस सेक्शन 100 के यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे एज इट इज़. और सबसेक्शन 5 कहता है कॉपीज ऑफ एनी रिकॉर्ड मेड अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 3 shall forthwith be sent to the nearest magistrate empowered to make cognizance of the offence. तो एक बात हमेशा याद रखना, कॉग्निजेंस लेना और ट्रायल करना ये दो अलग अलग बातें हैं. यहाँ पे कौन से मैजिस्ट्रेट को ये सारी कॉपीज भेजी जा रही हैं, ये उस मैजिस्ट्रेट को भेजी जा रही है जो कॉग्निजेंस ले रहा है. जो कॉग्निजेंस ले रहा है तो उसको क्यों भेजी जा रही है, जिससे कि इस इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हमने जो भी एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं उन एविडेंसेस को कॉग्निजेंस में लेते हुए मैजिस्ट्रेट ये डिसाइड करेगा इंक्वायरी में वेदर टू कंडक्ट द ट्रायल और नॉट. क्या ये जो मामला है ये सत्य है या नहीं है. तो यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन की गई है, इन्वेस्टिगेशन के अंडर में यहाँ पे सर्च किया गया है, और जो भी रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है, जो लिस्ट ऑफ आइटम्स प्रिपेयर की जाती है, जो वहाँ पे सामग्री मिली उसकी, दैट रिपोर्ट विल बी फॉरवर्डेड टू द मैजिस्ट्रेट एम्पावर टू टेक कॉग्निजेंस. जिसको कॉग्निजेंस लेने की पावर है उस मैजिस्ट्रेट के पास में सेंड किया जाएगा. And the owner or occupier of the place searched shall on application be furnished free of cost with a copy of the same by the magistrate. जो उस स्थान का, उस प्रेमिसेस का, उस घर का, उस जगह का जो ओनर है या फिर उसका जो कब्जेदार है, ऑक्यूपायर यानी कि जिसके पोजीशन में वो रही है प्रॉपर्टी, जिसके कब्जे में हो सकता है वो प्रॉपर्टी किसी किराएदार के कब्जे में हो सकता है किसी केयर टेकर को वहाँ पे अपॉइंट कर रखा हो सकता है कि वहाँ पे किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को रख रहा हो, किसी कोर्ट के पर्सन को अपॉइंट कर रखा हो, हमने रिसीवर अपॉइंट कर रखा हो. तो कोई भी जो दोनों बातें लिखी, या तो ओनर या फिर ऑक्यूपायर ऑफ द हाउस, उसे उस लिस्ट की एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी कि आपके स्थान पे जो हमने तलाशी ली उस तलाशी में जो जो सामग्री हमें मिली है, जिसको हमने जब्ती में लिया है, उसकी जब्ती रिपोर्ट है और ये मैजिस्ट्रेट के पास में प्रेजेंट हो रही है. मैजिस्ट्रेट से उसकी एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट लिए जाने का अधिकार है उस ओनर या फिर उस ऑक्यूपायर के पास में, उस कब्जाधारी के पास में. ये था सेक्शन 165. सेक्शन 165 किसके बाद आया? सेक्शन 165 आया था जब हमने मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप करवा दिया. उसके बाद में सेक्शन 165 आया. सेक्शन 165 डील करता है सर्च से रिलेटेड, पावर टू सर्च. किसी प्लेस को सर्च करने की जो पुलिस ऑफिसर उनके पास में क्या पावर्स होंगे. ठीक है. सेक्शन 166 को देखें, लिखा है व्हेन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन मे रिक्वायर अनदर टू इशू सर्च वारंट. अगर
सिंपली सर्च कर लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, गई सेक्शन 165 के अकॉर्डिंगली सर्च कर लिया। लेकिन सेक्शन 165 में कहाँ पे सर्च कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपने पुलिस स्टेशन के लोकल जुरिस्डिक्शन में, लोकल लिमिट्स में ही सर्च कर सकते हैं। अगर किसी अदर लोकल लिमिट्स में, अगर किसी अदर पुलिस स्टेशन में, किसी अदर के जुरिस्डिक्शन में सर्च करना है तो फिर तो सेक्शन 166 की बात करेंगे। व्हेन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन मे रिक्वायर another to issue search warrant, an officer in charge of the police station or a police officer not being below the rank of sub inspector, क्या लिखा है? नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन, जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, मे रिक्वायर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अनदर पुलिस स्टेशन, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द अनदर पुलिस स्टेशन। पहली बात तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो अगर ये चाहता है कि किसी अदर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज से वो सर्च करवाना चाहता है, क्योंकि उसकी खुद की पावर तो सिर्फ खुद के लोकल लिमिट्स तक है। अगर वो कोई मर्डर वेपन है, उसको पता चला कि ये तो किसी दूसरे लोकल जुरिस्डिक्शन में जाके और इसको वहां पे छुपा दिया गया है, तो फिर सर्च करने की उसके खुद के पास में तो राइट नहीं है, लेकिन सर्च करवाने का राइट तो है। चोरी का सामान है, चोरी का सामान उसने दूसरे के जुरिस्डिक्शन में ले जाके छुपा दिया है, लोकल लिमिट्स में छुपा दिया है, तो ऐसे में फिर क्या करेगा? द सब इंस्पेक्टर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन, जो उसका अन्वेषण कर रहा है, अन्वेषण अधिकारी, वो अनदर पुलिस स्टेशन जिसकी जुरिस्डिक्शन में है, जिसके लोकल लिमिट्स में, अनदर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज को वेदर वेदर इन द सेम और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। तो अब ये देखिए, ये जो लोकल ये जो अदर पुलिस स्टेशन है, ये सेम डिस्ट्रिक्ट का भी हो सकता है और अनदर डिस्ट्रिक्ट का भी हो सकता है। टू कॉज सर्च टू बी मेड इन एनी प्लेस इन विच केस in which the former officer might cause such search to be made within the local limits of his own station। तो क्या किया जाएगा ऐसे के लिए? ऐसी सिचुएशन में एक राइटिंग में ऑर्डर भेजा जाएगा, राइटिंग में एक ऑर्डर भेजा जाएगा और ठीक वही सारी पावर्स उसमें दे दी जाएंगी जो पावर्स उसे अपने लोकल जुरिस्डिक्शन में इन्वेस्टिगेशन करने की थी, वैसी ही पावर्स उस अदर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को मिल जाएंगी। सच ऑफिसर on being so required shall proceed according to the provisions of section 165। देखिए साफ साफ आ गया कि ये जो नया पुलिस ऑफिसर है, ये जो नया ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है, ये किस तरह से प्रोसीड करेगा? सिमिलर एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 165। तो यानी कि जो जो पावर्स उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास में थे, ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास में थे, वो सारे पावर्स इसके पास में आ जाएंगे। एंड शैल फॉरवर्ड द थिंग्स फाउंड, अब जो वहां पे सामग्री उसको मिली, इफ एनी, to the officer at whose request the search was made। देखो सेक्शन 165 में जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था, सेक्शन 165 में जो सर्च ऑफ द प्लेस हुआ था, सेक्शन 165 में जो रिपोर्ट प्रिपेयर की गई थी, उन आइटम्स का जो वहाँ पे मिली थी, वो रिपोर्ट सबमिट की गई थी किसे? वो रिपोर्ट सबमिट की थी मजिस्ट्रेट को। कौन से मजिस्ट्रेट को? द मजिस्ट्रेट हु वाज हैविंग द पावर टू टेक कॉग्निजेंस। लेकिन सेक्शन 166 में जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, सेक्शन 166 में जो रिपोर्ट प्रिपेयर हुई है, सेक्शन 166 में जो सर्च करके गुड्स को, मटेरियल को कस्टडी में लिया गया है और उसकी जो रिपोर्ट प्रिपेयर हुई है, वो रिपोर्ट किसे सबमिट होगी? वो रिपोर्ट सबमिट होगी टू द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन ऑफ द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जो जिसने ऑर्डर दिए थे सेक्शन 166 में, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, उसने जो ऑर्डर दिए थे सब सेक्शन 1 में, उसके पास सबमिट होगी। यहाँ पे डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास नहीं जा रही है, ठीक है। आगे देखिए सब सेक्शन 3, whenever there is reason to believe that the delay occasioned by requiring an officer in charge of another police station to cause a search to be made under subsection 1 might result in evidence of the commission of an offense being concealed or destroyed। क्या लिखा है यहाँ तक लिखा है, अगर ऐसा मानने का कोई उचित कारण हो, अगर ऐसा मानने का कोई उचित कारण है, क्या मानने का? कि अगर मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दूसरे पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज को राइटिंग में ऑर्डर भेजूंगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, सर्च करने के लिए, उसमें इतना समय खराब हो जाएगा कि वो जो कमीशन ऑफेंस कमिट हुआ है, उस ऑफेंस के जो एविडेंसेस हैं, वो एविडेंसेस छुपाए जा सकेंगे, वो एविडेंसेस डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे, उन एविडेंसेस को समाप्त कर दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा। ऐसा अगर हो सकता है, इतना समय उसमें लग सकता है, उस सिचुएशन में फिर क्या होगा?
मतलब मैं वेट नहीं कर सकता। अगर मैंने अदर ऑफिसर को भेजा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मैं हूँ, लेकिन मैंने अदर ऑफिसर को ये सब रिपोर्ट वगैरह पावर भेजी मैंने, और फिर वो जाके सर्च कर रहा है, ऐसे सब में टाइम इतना लग जाएगा कि जब तक तो सारे एविडेंस, सारे जो साक्ष्य हैं वही मिटा दिए जाएंगे, सबूत समाप्त कर दिए जाएंगे। It shall be lawful for an officer in charge of the police station or the police officer making any investigation under this chapter to search or cause to be searched by any place in the limits of another police station in accordance with the provisions of section 165. तो अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है, वैसे जनरल प्रोविजन तो क्या है, जनरल रूल क्या है, अगर मेरे लोकल लिमिट से बाहर मुझे कुछ सर्च करना है तो मैं एक राइटिंग में ऑर्डर भेजूंगा उस लोकल लिमिट के, जिस लोकल लिमिट में वो सर्च किया जाना है, उस लोकल लिमिट का जो भी थाना होगा उस थाने के ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को, बाहर साधक अधिकारी को ऐसा ऑर्डर भेजा जाएगा कि आप सर्च करो, और फिर वो सर्च करके वहां से रिपोर्ट मुझे सेंड करेगा। लेकिन अगर मुझे लगता है ये सारे प्रोसीडिंग में इतना समय खराब हो जाएगा, तब तक तो सारे एविडेंसेस ही मिटा दिए जाएंगे, तो फिर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसके पास में भी ये राइट है कि वो चाहे तो डायरेक्टली खुद ही जाके और सर्च कर सके। ठीक है, ये था सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 166। एक बार देख लें सभी सेक्शंस को दोबारा से, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट अगर लग रहा है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, चैट बॉक्स ओपन है, वरना हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 166 सबसेक्शन 4 की तरफ हम आते हैं। सेक्शन 166 सबसेक्शन 4 कहता है अबाउट एनी ऑफिसर कंडक्टिंग अ सर्च अंडर सबसेक्शन 3। तो सबसेक्शन 3 में कौन से ऑफिसर ने सर्च किया, क्या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने, आईओ ने, या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द लोकल पुलिस स्टेशन ने? तो सबसेक्शन 3 में सर्च किया है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने। जो ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसने सर्च किया है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब है ना प्रोसीजर में जाने में तो डिले ज़्यादा हो जाएगी, देरी ज़्यादा हो जाएगी। तो सबसेक्शन 3 में पावर किसके पास थी, वही जो मेन मुख्य इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, अन्वेषण अधिकारी, उसी के पास में। एनी ऑफिसर कंडक्टिंग अ सर्च अंडर सबसेक्शन 3 शैल फोर्थविथ सेंड नोटिस ऑफ such search to the officer in charge of the police station within the limits of which such place is situate, and shall also send with such notice a copy of the list if any prepared under section 100, and shall also send the nearest magistrate empowered to take cognizance of offence copies of the record referred to in subsection 1 to 3 of section 165। क्या लिखा है, ये लिखा है कि ठीक है, सबसेक्शन 3 में डायरेक्टली खुद ही जाके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट तो कर लिया, सर्च तो कर लिया, लेकिन जिम्मेदारी बनती है किसी और के क्षेत्राधिकार में जाके आप वहाँ पे तलाशी वगैरह कर रहे हैं तो कम से कम उनको एक नोटिस तो भेज दें कि भाई आपके एरिया में आके हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अन्वेषण कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तलाशी ले रहे हैं। उनको एक नोटिस तो दिया जाना चाहिए उस लोकल लिमिट के पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को। उसके अलावा फिर वहाँ से जो भी रिपोर्ट प्रिपेयर होगी उस रिपोर्ट की एक कॉपी मैजिस्ट्रेट को सबमिट की जाएगी एज पर द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 to 3 ऑफ सेक्शन 165। तो बस बात इतनी सी है, सपोज करो मैं मेरे घर में बैठा हूँ, आप अपने घर में बैठे हैं, और आपकी एक प्रॉपर्टी आप ही के शहर में है जो कि आपने वहाँ पे लॉक करके रख रखी है, और उस प्रॉपर्टी में मैं कुछ सर्च करना चाहता हूँ। दो ऑप्शन है, पहला तो मैं आपको फ़ोन करके कहूँ कि जाइए आप अपनी प्रॉपर्टी में ज़रा सर्च करके बताइए वहाँ पे ये चीज़ है या नहीं है, पर मुझे लगता है मैं आपको फ़ोन करूँगा, फिर आप अपने सर्वेंट को बुलाएंगे, फिर आप उसको भेजेंगे, फिर इतनी देर में तो समय इतना ख़राब हो जाएगा कि वहाँ पे सब गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं क्या करूँ, मैं डायरेक्टली आपकी प्रॉपर्टी पहुँच जाऊँगा, इधर आपको एक नोटिस भेजूंगा कि मैं आपकी प्रॉपर्टी पे जा रहा हूँ सर्च करने के लिए, और डायरेक्टली वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, खुद ही वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर करा के और फिर आपको बता दूंगा यहाँ पे क्या मिला है। तो बात यह है किसी और के क्षेत्राधिकार में अगर जा रहे हैं, कम से कम उसको बताने की तो एक ड्यूटी बनती है, वो है सबसेक्शन 4 में। और सबसेक्शन 5 आता है, द ओनर और द ऑक्यूपायर ऑफ द प्लेस सर्च shall on application be furnished free of cost with a copy of any record sent to the magistrate under subsection 4। तो बस सीधी सी बात है, जो मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी गई वो इसको भी दी जाएगी। सेक्शन 165 में भी यही था लास्ट में, कि वो जो ऑक्यूपायर ऑफ द हाउस है, जो ओनर ऑफ द हाउस है, जो वहाँ का जिसके पोजीशन में वो प्रॉपर्टी है, जो वहाँ का कब्जादार है, उसको एक
रिपोर्ट दी जानी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर वो एप्लीकेशन पे डिमांड करता है, वो डिमांड करता है इस बात का, नहीं मांग रहा तो जबरदस्ती क्यों देंगे, पर अगर वो डिमांड करता है तो उसको एक दी जानी चाहिए कि भैया आपके घर से हमने ये चीज़ें जब्त की हैं, ये आप रिपोर्ट ले सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, उससे पैसे वैसे नहीं लेंगे। वही रिपोर्ट जो मजिस्ट्रेट के पास सबमिट हो रही है, कौन से मजिस्ट्रेट के पास, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखेंगे सब लोग, कौन सा मजिस्ट्रेट जो कॉग्निजेंस ले सकता है वो, या जो ट्रायल कर सकता है वो। चैट बॉक्स में लिखेंगे सभी लोग, 6 लोग अभी हैं क्लास में, सभी लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे कौन से मजिस्ट्रेट के पास में रिपोर्ट सबमिट होगी। द मजिस्ट्रेट हु इज टेकिंग कॉग्निजेंस और द मजिस्ट्रेट हु इज हैविंग द पावर टू ट्राई द केस। ट्रायल और कॉग्निजेंस अलग अलग होते हैं, तो जिसके पास कॉग्निजेंस की पावर है उस मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट सबमिट होगी, या जिसके पास में ट्रायल की पावर है उस मजिस्ट्रेट के पास में रिपोर्ट सबमिट होगी। तो अभिषेक का आंसर आया है कॉग्निजेंस, विदिका का आंसर आया है जो कॉग्निजेंस ले सकता है। बाकी 4 लोगों के भी आंसर का वेट कर रहा हूँ मैं, मुझे सबका आंसर चाहिए, सबसे चाहिए आंसर। ऋचा का आंसर आया है कॉग्निजेंस लेने वाले मजिस्ट्रेट के लिए, देखते हैं आंसर सही है गलत, चेक करते हैं अभी। बाकी लोग भी जल्दी से रिप्लाई करें चैट बॉक्स में कि ये जो रिपोर्ट सबमिट की जा रही है, कौन सी रिपोर्ट, जो सर्च रिपोर्ट है, सर्च रिपोर्ट जो सबमिट की जा रही है कौन से मजिस्ट्रेट के पास सबमिट की जा रही है। जो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने का पावर रखता है वो मजिस्ट्रेट, या जिस मजिस्ट्रेट को ट्रायल करने का पावर है वो मजिस्ट्रेट। तो मोहिनी का भी आंसर आ चुका है, 2 और बचे हैं। लोपामुद्रे जी जल्दी से आंसर कीजिए, और कौन बचा है, नेहा आंसर करें जल्दी से, कुछ भी जो आपके माइंड में स्ट्राइक कर रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, सही होगा या गलत होगा उसके डरने की बात नहीं है, आंसर जरूर कीजिए। कौन से मजिस्ट्रेट के पास में रिपोर्ट सबमिट होगी, जो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है वो, या जो मजिस्ट्रेट ट्रायल करने की पावर रखता है वो। जल्दी से आप आंसर करेंगे सभी लोग। 4 लोगों के आंसर आ चुके हैं मेरे पास में, और सबसे अच्छी बात है कि आप चारों ने ही करेक्ट आंसर दिया है। द मैजिस्ट्रेट हु हैज द पावर टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। ट्रायल वाला अभी आया ही नहीं मैटर, अभी तो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज चल रही है। तो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज चल रही है, तो यहाँ पे तो जिस मैजिस्ट्रेट के पास में कॉग्निजेंस की पावर है उस मैजिस्ट्रेट के पास में ये रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। तो ये हमने पढ़ा सेक्शन 166 तक का। सेक्शन 165 और सेक्शन 166, ये 2 सेक्शन हमने आज कवर किए हैं। इनसे रिलेटेड अगर किसी के माइंड में कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अदरवाइज सेक्शन 166 ए से हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। और जिनकी प्रीवियस क्लासेस अगर कोई मिस हुई या आज किसी ने लेट ज्वाइन किया, तो इस रिकॉर्डेड लेक्चर को मैं अपलोड कर दूंगा चैनल पे, आप इसको वहाँ पे जाके डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक है, और किसी के कोई भी क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लीजिए।